हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है कैलोरीमेट्री, उसके पार्ट ए की थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। अब हीट क्या होती है ये जानने से पहले हम दो और टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, थर्मल एनर्जी क्या होता है, एंड उसके बाद जाकर हम हीट के बारे में बात करेंगे। सो देखिए, आप अच्छी तरह जानते हो कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसके अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स, और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। तो क्योंकि वो मोशन में है, तो जो एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की होगी ड्यू टू इट्स मोशन, दैट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रहे हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन, क्योंकि वो मोशन में है, तो इस वजह से उनके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। दूसरी बात यह है कि एक मॉलिक्यूल ना दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन इसके अंदर एक और एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह की एनर्जी होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूल आपका रैंडमली मूव कर रहा है, वो मोशन में है इस वजह से। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। तो इन दोनों का जो सम होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो सम होता है उसी को बोला गया है आपका इंटरनल एनर्जी। उसी को कहा जाता है आपका इंटरनल एनर्जी। तो ये तो बात हो रही है सिर्फ एक मॉलिक्यूल की, ठीक है ना, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अगर मैं इन सभी मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा मेरी थर्मल एनर्जी। तो देखिए, एक सिंपल सी बात यह है कि किसी की अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो मैं ये कहूंगा कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो ज्यादा है। अब मैं आपको बता देता हूं बेटा कि हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरह की बॉडीज होती हैं। एक हम कहते हैं हॉट बॉडी है और एक मेरे पास कोल्ड बॉडी है। देखिए, किसी भी बॉडी की जो हॉटनेस है या किसी भी बॉडी की जो कोल्डनेस है, वो एक्चुअली में इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी जो थर्मल एनर्जी है वो क्या है विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी। ऑफ कोर्स मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास यहां पर तीन बॉडीज मैं ले लेता हूं, ठीक है, एंड इसका नाम है ए, इसको मैं बी नाम दे देता हूं, इसको मैं सी नाम दे देता हूं। तो इसके अंदर जो थर्मल एनर्जी है ए की, वो मेरे बी से ज्यादा है, वो मेरे बी से ज्यादा है, और बी की जो थर्मल एनर्जी है वो मेरे सी से ज्यादा है। अब आप समझ सकते हो थर्मल एनर्जी का मतलब, जो टोटल मतलब इंटरनल एनर्जी ए की है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, बी की ज्यादा है एज कंपेयर टू सी। तो अगर मैं सिर्फ इन दो बॉडीज को देखूंगा तो मैं कहूंगा कि ये मेरी हॉट बॉडी है, ये मेरी कोल्ड बॉडी है, क्योंकि आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो। लेकिन अगर मैं सी बॉडी के हिसाब से देखूंगा तो मैं बोलूंगा कि यार जो मेरी बी है ना वो हॉट बॉडी है और जो सी है वो मेरी कोल्ड बॉडी है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम किसी बॉडी को हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी कहते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू अदर सब्सटेंस होता है। तो इसलिए जब भी हम किसी का ये चेक करते हैं कि कौन सी हॉट बॉडी है कौन सी कोल्ड बॉडी, तो उसमें सिर्फ थर्मल एनर्जी चेक की जाती है। तो जिसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा, ठीक है, वो हॉटर बॉडी होगी एज कंपेयर टू दूसरी बॉडी के। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मान लीजिए मेरे पास दो बॉडी है, एक हॉट बॉडी है और एक मेरे पास कोल्ड बॉडी है। इन दोनों की जो थर्मल स्टेट है वो ऑब्वियस अलग है, ए की जो थर्मल एनर्जी ज्यादा है सी की कम है। लेकिन अगर मैं एक कंडक्टिंग वायर से इन दोनों के बीच में कनेक्शन कर देता हूं, मतलब इन दोनों को मैं इन कांटेक्ट में ले आता हूं, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट, मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ
अमाउंट ऑफ हीट आपकी ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, जिसकी वजह से इसके अंदर इंटरनल एनर्जी ज्यादा थी ना, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, और इसके अंदर की इंटरनल एनर्जी कम थी तो वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। मतलब वो जो कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपकी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, वो तब तक होगी जब तक दोनों का जो थर्मल स्टेट है, मतलब थर्मल एनर्जी दोनों की सेम नहीं हो जाती। जिस टाइम दोनों की थर्मल एनर्जी सेम हो गई ना, तो उसका मतलब यह है कि अब आपका वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो आपकी ट्रांसफर नहीं होगी। एक्चुअली में इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने नाम दिया हीट। सो बेसिकली हीट है क्या? तो कहते हैं कि हीट वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आपकी फ्लो होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, जब इनको आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है। अब कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपकी ट्रांसफर हो रही है, उसको मेजर करने के लिए हम जिस फिजिक्स के ब्रांच का नाम लेते हैं वो हमारी कैलोरीमेट्री है। सो कैलोरीमेट्री के अंदर हम इसी क्वांटिटी ऑफ हीट को मेजर करते हैं, बिकॉज इट इज ए मेजरेबल क्वांटिटी। सो आई होप आपको एक्चुअली में ये हीट क्या है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा यूनिट ऑफ हीट की। एस आई यूनिट, प्लीज ध्यान से सुनना, अगर मैं बात कर रहा हूं एस आई यूनिट की ऑफ हीट, तो हमेशा वो जूल होता है, हम उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज हमेशा याद रखना, ठीक है। एस आई यूनिट की बात कर रहा हूं तो वो जूल होता है। लेकिन जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है वो हमारा होता है कैलोरी, वो हमारा कैलोरी होता है। नॉर्मली हम उसको CAL से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई अगर मुझे कहता है कि सर 1 कैलोरी का बेसिकली मतलब क्या है, तो मैं उनको ये बोलता हूं कि देखो बेटा, मान लो मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर मैंने सिर्फ 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम वाटर ले लिया है। अब मैंने उसको एक हीट प्रोवाइड करी है। अब जितनी अमाउंट ऑफ हीट लग रही है उस पानी के टेम्परेचर को राइज करने के लिए जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, पहले तो देखो अमाउंट कितना लिया है, 1 ग्राम पानी लिया है, उसका टेम्परेचर मुझे राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट आप उसको दोगे उसको बेटा हमेशा कहा जाता है आपका 1 कैलोरी। लेकिन इसके अंदर भी एक खास बात और है। पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने में रीड कर दूं कि 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। आपने एनोमलस बिहेवियर एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये पक्का आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा हुआ है आपने ये। इसमें क्या होता था कि एक्चुअली में 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब तक हम टेम्परेचर राइज करते हैं ना, तो नॉर्मली जो बॉडी है वो आपकी एक्सपैंड करती है विद राइज इन टेम्परेचर, लेकिन पानी जब तक 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाती तब तक वो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट करती है। उसके बाद जाकर वो एक्सपैंड होना शुरू होता है, मतलब वो अपनी नॉर्मल डेंसिटी में आता है। पहले उसकी डेंसिटी जो है ना 4 डिग्री सेल्सियस में जब हम उसकी डेंसिटी स्टडी करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंसर, अगर मैं कहूँगा ना, उसकी वैल्यू होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो आप बेसिकली पढ़ते हो ना, वो पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पे होने वाली डेंसिटी की वैल्यू होती है। तो ये बात प्लीज हमेशा याद रखना, ठीक है। एंड क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है इसलिए उस पर्टिकुलर मौके पर, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो वॉल्यूम है वो सबसे कम होता है, जिसको हम 1 सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली हम बोलते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, वॉल्यूम क्या होती है, मिनिमम, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद जाके धीरे 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 उसकी डेंसिटी जो है वो नॉर्मल आनी शुरू होती है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन मुझे देनी है, मतलब जिसमें इसके बिहेवियर में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, तो वो होता है जब हम उसके टेम्परेचर को राइज करते हैं 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। इसलिए डेफिनेशन को थोड़ा सा मोल्ड किया गया और कहा गया कि 1 कैलोरी वो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी है जो
हम प्रोवाइड करते हैं 1 ग्राम पानी को, जब इसके टेम्परेचर को मुझे राइज करना होता है 1 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन मोर स्पेसिफिक कहेंगे 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे बड़ी बात पता क्या है? किसी बॉडी का टेम्परेचर क्यों राइज करता है? देखो, उसका एक सिंपल सा रीजन सिर्फ इतना है कि अगर मैं किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता ना, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो बहुत तेजी से वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं, और उसी वाइब्रेशन की वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो राइज होना शुरू हो जाता है। तो एक बात आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए कि अगर किसी की थर्मल एनर्जी को मैं बढ़ा रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली मैं कहूंगा कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। देखिए, फिर टेम्परेचर मुझे क्या बताता है? मुझे 2 बातें बताता है। टेम्परेचर मुझे पहली बात तो ये बताएगा कि किसकी जो थर्मल स्टेट है वो ज्यादा है। ठीक है, कितना मतलब किसका थर्मल स्टेट ज्यादा। अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बोलूंगा उसका थर्मल स्टेट ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर कम होगा बोलूंगा उसकी थर्मल स्टेट कम है। एक तो ये। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को हम आपस में इन कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो ये टेम्परेचर ही है जो हमें बताता है कि मेरा जो हीट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आपको पता है ना कि अगर मैं कहूं ये 35 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो हीट जो है वो आपका फ्लो करेगा 35 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। और 35 एंड 20 डिग्री, ये उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को भी बता रही है। तो इसलिए जब कभी भी हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें उस पर्टिकुलर बॉडी के थर्मल स्टेट के बारे में बताता है। थर्मल स्टेट का मतलब कितनी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, ये बताता है। दूसरा, हमें हेल्प करता है टू डिटरमाइन कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, जब उन दो बॉडीज को, कौन सी दो बॉडी जो डिफरेंट टेम्परेचर पे है, जब हम उनको इन कांटेक्ट में लेके आएंगे। तो ये बेसिकली आपके टेम्परेचर का काम होता है। लेकिन मैं इसके अंदर भी ना ये बात आपको अभी समझा देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं होता कि अगर किसी दो बॉडी का मैं सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से अगर राइज करूंगा तो दोनों का जो थर्मल स्टेट है वो सेम ही होगा। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास ना 2 बीकर है। सपोज कर लो मेरे पास 2 बीकर है। एक में मैंने डाल दिया है पानी, ठीक है, इसमें मैंने क्या डाला हुआ है? वाटर डाला हुआ है। और इसमें मान लेते हैं कि मेरे पास है कॉपर। मान लो क्या है बेटा? आपका कॉपर है, ठीक है। अब कॉपर और वाटर का एक टर्म मैं यूज करने लगा हूं, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये बहुत बड़ा वर्ड लगता है बट हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए इन दोनों का मैं एक एक केजी ले लेता हूं, मतलब पानी मैंने मान लो 1 लीटर ले लिया और कॉपर भी 1 केजी अगर मैं ले लेता हूं आपका, उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मुझे इसके टेम्परेचर को राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, और अगर मुझे इसके टेम्परेचर को राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट मैं इसको प्रोवाइड करूंगा वो हो जाएगी पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसको जितनी इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो मैं दूंगा वो हो जाएगी कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 केजी ऑफ कोर्स। तो 1 केजी क्या हो जाएगा? बहुत स्पेसिफिक मास है, उस मास के अंदर उस बॉडी का टेम्परेचर राइज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाती है। तो अगर मैं बात करता हूं वाटर की, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 जूल पर केजी केल्विन। मतलब ये कि अगर मैं 1 केजी वाटर ले लूं, इसका मुझे टेम्परेचर राइज करना है जस्ट बाय 1 केल्विन, तो जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगी वो है 4200 जूल। लेकिन अगर मैं कॉपर की बात करूं तो ये अराउंड 390 जूल पर केजी केल्विन होता है। मतलब कि अगर इसका मुझे टेम्परेचर राइज करना है, 1 केजी कॉपर ये भी है,
बट अगर इसका मुझे टेम्परेचराइज करना है 1 केल्विन तो मुझे सिर्फ 390 जूल ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज दोनों का जो मटेरियल है वो डिफरेंट है। कॉपर मोर कंडक्टिव नेचर का होता है, तो इसलिए बहुत जल्दी वो हीटअप हो जाता है, मतलब उसके टेम्परेचर को राइज किया जा सकता है। अब मैं सिर्फ आपको ये बात समझाना चाहता था कि सपोज करो इनिशियली ये 27 डिग्री सेल्सियस में है, तो ये भी 27 डिग्री सेल्सियस में इनिशियली, और 1 डिग्री राइज करने का मतलब अब ये 28 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये भी 1 डिग्री, मतलब 28 डिग्री सेल्सियस ये भी हो गया, 1 डिग्री से राइज कर दिया। लेकिन पानी के केस में मुझे इतनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ी, कॉपर के केस में मुझे सिर्फ इतनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ी। तो अगर मैं इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहा हूं तो इसका जो थर्मल स्टेट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि मैं ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मैंने कम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करी, तो इसका थर्मल स्टेट क्या होगा, अलग होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, दैट डजंट मीन कि दोनों का जो थर्मल स्टेट है वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये बात हमेशा आपने समझनी है और याद रखनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेटा यूनिट ऑफ टेम्परेचर की। तो अगर कोई मुझे पूछता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो वो केल्विन होता है। अदर जो मैं कॉमनली यूज यूनिट की बात करूं तो वो डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मुझे टेम्परेचर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मुझे केल्विन वाले के अंदर 273 माइनस करना पड़ेगा। अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू में 273 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके केल्विन में आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, रूम टेम्परेचर मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, और मुझे कन्वर्ट करना है केल्विन में, मैं 273 इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास 300 केल्विन आ चुका है। तो इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट करना है। इसकी भी एक खास बात है, देर इज अ स्टेट known as absolute temperature, मतलब a zero Kelvin state। ये एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा टेम्परेचर है, अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो ये -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसमें कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल होगा, उसकी जो मोशन है वो सीज हो जाएगी, मतलब वो रुक जाएगा। इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेसिकली 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो बिल्कुल स्टॉप, सीज हो जाती है, वो मूव बिल्कुल भी नहीं करेगा आपका। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में देख पाओगे कि डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है बेटा पहली बात तो चेंज, चेंज कि डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डेल्टा कैपिटल टी केल्विन। इसका मतलब समझा देता हूं कि देखिए अगर आप डिग्री सेल्सियस की बात करो, केल्विन की बात करो, तो दोनों की जो मेजर्ड वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। बट अगर मैं चेंज निकालूंगा ना डिग्री सेल्सियस में, तो चाहे तो आप डिग्री सेल्सियस में उसको लिखो, चाहे केल्विन में लिखो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसका मतलब समझाता हूं कि मान लीजिए मेरे पास है 3 डिग्री सेल्सियस, तो उसको जब मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया तो वो आ जाएगा 276 केल्विन। ये मेरे पास आ गया कन्वर्ट करके, ये मेरे पास आ गया। मैंने अब इसके टेम्परेचर को राइज किया और 4 डिग्री सेल्सियस में ले आया, तो इसके हिसाब से केल्विन हुआ 277 केल्विन। तो अगर इन दोनों का चेंज निकालूंगा तो 1 डिग्री सेल्सियस आएगा, अगर इन दोनों का चेंज निकालूंगा तो वो 1 केल्विन आएगा। तो चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप चाहे डिग्री सेल्सियस लगाओ चाहे केल्विन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर इंडिविजुअली वैल्यू मुझे डालनी होती टेम्परेचर की तो ऑब्वियस है फर्क पड़ता है। तो चेंज अगर कहीं पे आता है ना चेंज इन टेम्परेचर, तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर चेंज इन टेम्परेचर बोला हुआ है, मैंने सब्ट्रैक्ट तो कर दिया, बट इसको केल्विन लिखना है कि डिग्री सेल्सियस लिखना है। तो मेरा आंसर होता है कि न्यूमेरिकल के अंदर ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू दी होती है और उसका यूनिट दिया होता है। उस यूनिट को देखकर हमें डिफाइन करना होता है कि मुझे जो टेम्परेचर है वो केल्विन में लिखना है कि डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या बोल रहा हूं इसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, और उनके रिलेटेड ना कुछ न्यूमेरिकल्स हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है।
तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया हीट एनर्जी के बारे में, थर्मल स्टेट के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में, और साथ ही साथ हमने टेम्परेचर के बारे में भी स्टडी किया। आई होप आपको ये जो टॉपिक है और इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।